नेक्स्ट डे हिटलर को ताकत मिल गई कि भी इतना % वोट मिल गया, तो हिटलर पावरफुल स्पीकर बन गया, भाषण देने लगा पब्लिक में। उसके वर्ड से लोग मूव होते थे, मतलब कि उसके भाषणों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? लोगों के मन में उसने विश्वास बना लिया। इसके बाद क्या होता है, अपने भाषणों से उसने प्रॉमिस किया कि मैं वापस से जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना के छोड़ूंगा, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनजस्टिस हुआ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमें गलती से हार गए या हारने का जो पूरा भुगतान हमें करना पड़ा, उस सारों को मैं, उन सारी चीज़ों से मैं अपने देश को उभार कर बाहर लाऊंगा। ये सारी बातें हुई। इसके बाद क्या होता है, वो जर्मनी के लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं लोगों की डिग्निटी को भी क्या करूंगा, जर्मन के लोगों की डिग्निटी को भी रिस्टोर करूंगा। ये सब वादे कर रहा है वो पब्लिक में, जब जाते हैं ना चुनाव में लोग। अभी ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी देने के भी उसने प्रॉमिसेस किए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हिटलर डिवाइज न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हिटलर ने क्या किया, एक राजनीति करने का तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? तो रिचुअल्स, मतलब प्रथाएं जो होती हैं, जो भी उनके धर्म रिलीजन को लेकर जो प्रथाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिचुअल्स को सिग्निफिकेंस समझा कि भैया जितने भी लोग हैं वो मेरे धर्म के हैं, तो धर्म के आधार पर लोगों को मैं अपने सपोर्ट में ला सकता हूं। एक चीज उसने ये करी, मास मोबाइलाइजेशन के लिए। मास मोबाइलाइजेशन मतलब ज्यादा तादाद में पब्लिक गैदरिंग करवाना। इसके बाद मैसिव रैलियां निकाली। रैलियों में देखो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, रेड बैनर जिसमें स्वास्तिक का साइन दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हिटलर रेड बैनर्स वगैरह रिप्रेजेंट करवाता था जिन पर स्वास्तिक साइन है। स्वास्तिक साइन रिलीजन को शो कर रहे हैं। नाजी सैल्यूट, भाषण देने के बाद लोग उसको एक टाइप का सैल्यूट कर रहे हैं। रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लाउजेस आफ्टर द स्पीच, भाषण होने के बाद तालियां बजवाना। और लोगों को उसके अंदर क्या दिखने लग गया, मसीहा। हिटलर के अंदर लोगों को क्या दिखने लग गया, लोग उसको मसीहा की तरह प्रोजेक्ट करने लग गए थे। ये हिटलर का स्टाइल था राजनीति करने का। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात आती है कि 37% वोट मिले थे उसको। कितने %? 37% वोट मिले थे। लेकिन अभी भी वहां पर जो सरकार थी वो वेमर रिपब्लिक ही है। क्या है? अभी भी सरकार वेमर रिपब्लिक की है। वेमर रिपब्लिक क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आने लग जाएगा। और अपने यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जिसको भारतीय संसद कहा जाता है, इसी तरह से वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता था। वहां की पार्लियामेंट का नाम बोल, पढ़ाया मैंने तेरे को। सही पूछता है। हाँ हाँ, पहला वर्ड ही बता, लेटर ही बता दे। सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां की पार्लियामेंट का नाम था रिचस्टेग, या कहीं लिखा होगा। थोड़ी देर पहले ही देखा यार मैंने, चलो आएगा शब्द कहीं। ये रहा, रिच स्टेग मतलब वहां की पार्लियामेंट का नाम है। आज से पूछे रिच स्टेग क्या है, तो जर्मनी की पार्लियामेंट को बोलते थे। समझ गए आप मेरी बात? अब भैया अभी भी सरकार किसकी है? वेमर रिपब्लिक की है। तो तारीख है 30 जनवरी 1933। प्रेसिडेंट कौन है? हिडनबर्ग। प्रेसिडेंट कौन है? हिडनबर्ग। सरकार इनकी है, लेकिन इनके अपोजिशन में जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? हिटलर। तो इनको लगा यार भैया ये हिटलर जो है, इसको थोड़ी सी लालच देकर कोई पोजीशन दे देते हैं सरकार में, ताकि ये चुप बैठ जाएगा, वरना ये क्या करेगा, लोगों को हमारे खिलाफ करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की गई। हिटलर को इस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भैया हम तेरे को चांसलर बना रहे हैं। चांसलर बना रहे हैं मतलब हाईएस्ट पोजीशन दे रहे हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर बना दिया हो देश का। हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। समझ में आई कि नहीं ये बात? हिटलर जैसे ही एक्वायर करता है पोजीशन, तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक, वेमर रिपब्लिक क्या था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहां की। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात करता है। हिटलर जैसे ही चांसलर बनता है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात करता है। कैसे? वहां की पार्लियामेंट जो थी उसमें मिस्टीरियस फायर लग जाती है, आग लग जाती है। आग लग जाती है तो उसका एक्सक्यूज लेता है कि भैया आपकी पार्लियामेंट में कोई भी आग लगा के चला गया, आप पार्लियामेंट बचा ही नहीं पाए आपकी, भले आग इसने लगवाई हो या नहीं लगवाई हो, ये मिस्टीरियस फायर है, इसका रीजन नहीं पता।
तो ये क्या करता है, नया कानून ले आता है, फायर डिक्री। कानून का नाम क्या है, फायर डिक्री, 28 फरवरी 1933 को। इस कानून के अंतर्गत लोगों के जो राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, प्रेस के, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब सस्पेंड कर दिए गए। लोगों के हक, जो राइट्स है ना अपने भारत में, फंडामेंटल राइट्स, वो सारे के सारे राइट्स क्या कर लिए, छीन लिए गए। और हिटलर दुश्मन मानता था एक समुदाय को। एक समुदाय ऐसा है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को ये क्या मानता था, एनिमी मानता था। इन सभी को कहां पर ले गया वो, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, तो ऐसा इलाका जहां पर अपने दुश्मनों को रख दिया इसने और आसपास चारों तरफ कांटे वाले तार बांध दिए, जिनको बोलते हैं ब्रैप्ड वायर, और वो इलेक्ट्रिफाइड वायर है, उन्हें करंट छोड़ रखा है ताकि वहां से वो बाहर नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है। इस तरह से कम्युनिस्ट लोगों को खत्म करने के लिए उसने कंसंट्रेशन कैंप बनाए और वहां पर उनको डालना चालू किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। मार्च 3, 1933 को एक नया कानून लाता है, वो इनेबलिंग एक्ट। यहां पर तो क्या था, फायर डिक्री, और यहां क्या है, इनेबलिंग एक्ट। पार्लियामेंट का नाम क्या है, रजिस्टर। सो इनेबलिंग एक्ट की बात कर रहे हैं अपन। इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है और ये एक्ट इस्टेब्लिश कर देता है क्या, डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी। जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और एक नया तरीका का शासन आ गया जिसका नाम है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है कानून भी मैं ही बनाऊंगा, सजा भी मैं ही सुनाऊंगा, कानून भी लागू मैं ही करूंगा, मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। समझ में आ रही बात। ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, डिक्टेटरशिप। कहानी क्लियर है। सो इनेबलिंग एक्ट एक नया कानून लेके आया और उसने खुद को क्या घोषित कर दिया कि डिक्टेटर हूं मैं। क्लियर है कहानी। कुल मिलाकर हिटलर के पास सारी पावर चली गई। पार्लियामेंट के पास जो पावर थी वो सारी कहां चली गई, हिटलर के पास। नाउ ही विल रूल बाय डिक्री, मतलब वो खुद ही कानून बनाएगा और देश को चलाएगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी को बैन कर दिया, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इस तरह से उसने पूरी मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, इकोनॉमी पे कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। सारे के सारे उसके कंट्रोल में आ गए। कहानी समझ में आ रही है। अब देखिए वो पावर में आता है तो वो क्या करता है, स्पेशल सर्विलियंस पुलिस इस्टेब्लिश करता है, सिक्योरिटी फोर्स बनाता है। एक ग्रीन यूनिफॉर्म में रेगुलर पुलिस भी थी, इसके अलावा ऐसे मतलब स्टॉर्म ट्रूपर्स भी थे। सीक्रेट स्टेट पुलिस, सीक्रेट पुलिस मतलब लोगों पे नजर रख रही है कि कोई हिटलर के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा। वो पुलिस के रूप में नहीं है, इंसानों के रूप में ही दिख रहा है, नॉर्मल इंसान, सिविलियंस। लेकिन पुलिस की पोस्ट है उनके पास। ऐसी पुलिस फोर्स को क्या कहते हैं, गेस्टापो। आपसे पूछे कि गेस्टापो क्या था तो आप बोलेंगे कि भैया गेस्टापो मतलब सीक्रेट पुलिस थी हिटलर की, जो लोगों पर नजर रख रही थी। उसके अलावा ये भी सब पुलिस के ही पार्ट है। कौन कौन, स्पेशल सर्विलियंस ये भी नजर रखने के लिए था, सिक्योरिटी फोर्स, स्टॉर्म ट्रूपर्स। समझ में आ रही है बात। क्रिमिनल पुलिस, क्राइम्स के चेक करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरह की उसने आर्मी और पुलिस के अलग अलग फॉर्म्स बनाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लोगों को अब कहां पर डिटेंड किया जाएगा, इन द गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर। जो भी हिटलर के खिलाफ बोलेगा, गेस्टापो मतलब सीक्रेट पुलिस के जो टॉर्चर करने के चैम्बर थे, उन चैम्बर से पैक कर दिया जाएगा या वहां भेज दिया जाएगा, और वहां से फिर कहां भेज दिया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। पिक्चर समझ में आई।